वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम दुनिया भर के हवाले से बात कर रहे थे, साथ ही साथ पाकिस्तान की खबरों के हवाले से भी आपको आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अब इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, बजट के हवाले से। बजट आने वाला है और हम देख रहे हैं कि क्या बेहतरी आने वाली है। कहा तो जा रहा है कि ये आवाम दोस्त होने वाला है बजट, मगर आई थिंक लगता नहीं है कि आवाम दोस्त होने वाला है, क्योंकि माजी में भी हमने इस तरह के दावे, इस तरह के बयानात देखे हैं, लेकिन होता हुआ हमने अपनी आंखों से तो आज तक कुछ नहीं देखा। क्या कहेंगे? बजट फ्रेंडली, ये पीपल फ्रेंडली बजट, ये जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, ये मैं समझता हूँ इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले होना ये चाहिए कि आप कंट्री फ्रेंडली बजट लेकर आएँ। अगर वो कंट्री फ्रेंडली होगा तो वो इवेंचुअली पीपल्स फ्रेंडली भी होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इस टर्म को समझें। लेकिन क्योंकि आपके पास इख्तियार में नहीं है ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, आपके पास से जो डायरेक्शंस आएंगी, जो आ चुकी हैं, वही आपने उसको फॉलो करना है। आपने कैसे ग्रोथ लेकर आनी है ये आपकी कंसिडरेशन में हो नहीं सकता। ना आपके पास कोई प्लान है, ना कोई एजेंडा है, और जो एग्जीक्यूशन जिन्होंने करनी है वो लोग भी नहीं है, पॉलिसी मेकर भी नहीं है। मैनेजर्स आपके पास डेट मैनेजर्स हैं, बट ये कि पॉलिसी मेकर नहीं। तो चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं। गेस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, यहाँ पर बड़ी ख़ास हमारे मेहमान हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं मईशत के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, और फोरकास्ट बड़ी ज़रूरी है इकॉनमी के हवाले से कि आने वाले वक्त में हमारी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। परवेज़ एच मद्रासवाला साहब जाने पहचाने बिजनेसमैन हैं, मईशत के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उनको हमने यहाँ मदू किया है, उनको वेलकम करता हूँ। परवेज़ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वंस अगेन आपके साथ बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल में हमारा ने अभी एक बात की, पीपल्स फ्रेंडली बजट, तो ये टर्म क्यों इस्तेमाल की जाती है? मैं आज तक इसको फिगर आउट नहीं कर सका। इतने अरसे से कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बात समझ में आए कि पीपल्स फ्रेंडली बजट होता क्या है। क्या होता भी कुछ नहीं है इसमें सर, क्या मैं कहेंगे? आपको बहुत ही आसान लफ्जों में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखें, बजट जो है ना, हमारी जो पॉपुलेशन है 80% पॉपुलेशन है ना, मैं समझता हूँ कि दे आर बिलो द पॉवर्टी। एग्जैक्टली। फिर इसके बाद हमारी आती है मिडिल क्लास, जिसको आपने पहले ही जो है ना, जो सैलरीड क्लास होती है उसके इतने ऊपर टैक्स लगा दिए हैं, और फिर इसके पास इन्फ्लेशन हो गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो उनकी भी कमर जो है ना वो झुक गई है, और वो भी उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ रेस्ट ऑफ द कंट्री है, 80% की तरफ। अब जो चंद लोग हैं जो कहते हैं ना कि वो बहुत बड़े टॉप क्लास है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई बजट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दे आर लिविंग हैप्पीली, और उनके पास तो दे ट्रैवल, और वो कहीं भी जा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जो बजट के अंदर जो बातें हो रही हैं, वो सारी बातें आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी होंगी, और हमारा ने भी अभी उसका जिक्र किया कि इसका जो फायदा है वो आम पब्लिक को क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। देखें, बात दरअसल ये है कि जो एक इन्फ्लेशन का जो एक तूफान अभी जो है चल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की कीमत की वजह से, अब आप समझते हैं कि ये जो तूफान जो ऑलरेडी चल चुका है, ये इसको वापस दोबारा पीछे कैसे लाएंगे। जो महंगाई चल चुकी है उसको दोबारा पीछे कैसे लाएंगे। बकरा की आप कहते हैं वो उसकी कीमत कहते हैं कि भाई पिछले साल जो थी उससे डबल हो गई है, तो आप देखेंगे ये एक बोझ ही है ना लोगों के ऊपर। वैसे ही उनकी पॉकेटों पे आपने जो है ना वो ताला डाला हुआ है, टैक्सों का अंबार डाला हुआ है, और उसके ऊपर वो महंगाई भी हो गई है। जाहिर बात है कि हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है, तो वो भी महंगाई बेचेंगे। तो बात दरअसल ये है कि गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं बजट में क्या कराऊं। आपको बताऊं कि भाई जो 90% जो अवाम है, बल्कि 95% अवाम है, दे हैव नथिंग टू डू विद बजट। उनको कोई बजट से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि भाई उनका फायदा क्या होगा। दे आर नॉट अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ द बजट। इनका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कारोबार करते हैं, जो जिस तरीके से कारोबार करते हैं, उनके लिए जैसा भी बजट होगा ना, वो अपनी प्राइस सेट कर देंगे, और अपनी प्राइस उसी हिसाब से सेट करेंगे जैसा बजट होगा। फिर इसके बाद उसका फर्क किसके ऊपर आएगा, उसका असर किसके ऊपर आएगा? आम पब्लिक के ऊपर। हमारी जो एक हमने असेसमेंट की थी कि भाई हमारी जो टोटल पॉपुलेशन की 60% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब उसकी असेसमेंट नहीं आ गई है तो 80% हो गई है, और अब जो 80% से भी आगे लोग जा रहे हैं। तो मैं ये आपको बिल्कुल सिंपल लाइंस में कह रहा हूँ कि भाई आम पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बजट में क्या आ रहा है। हाँ, बजट अगर बनाना है तो ऐसा बजट बनाओ कि जो लोग आपको बता रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए।
ऐसे लोग बजट बना रहे हैं कि जिन्होंने ना कभी कारोबार किया है, जिनकी ना कोई इंटरेस्ट है, जिनके ना बच्चे यहाँ रह रहे हैं, जिनकी ना यहाँ कोई स्टेक है, वो लोग बजट बना रहे हैं। भाई उन लोगों को बजट बनाने का क्या राइट है कि वो पाकिस्तान का बजट बनाए और लोगों को जो है ना, सारे लोगों को है ना उसकी चाल में फंसा दें और वो लोग जो है ना भुगतते फिरें। उनको तो बजट बनाने का राइट ही नहीं है। अच्छा, उनको पता क्या है? उनको कभी उन्होंने देखा है कि भाई आजकल सब्जी का रेट क्या हो रहा है? उनको पता है कि तंदूर पे रोटी कितने की मिल रही है, उनको पता है कि मुर्गी का रेट क्या है, वो बजट बना रहे हैं। अच्छा, बजट बनाने वालों की आप शक्लें देखें, उनकी साइज देखें, ठीक है ना, खाते पीते लोग हैं। नहीं परवेज भाई, वो लोग बजट बना रहे हैं। भाई क्या बात कर रहे हो यार? देखिए मैं आप अगर बजट बनाएंगे ना तो यू नो द पॉलिसीज, आपको पता है कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, उनकी वांट्स और नीड्स क्या हैं, ये आपको पता है क्योंकि आप इकोनॉमी पढ़ते हैं ना और आप बिजनेस करते हैं। इसमें माजरत के साथ सारे तो बैंकर्स हैं और जो बैंकर्स होते हैं वो सारे कोई इकोनॉमिक प्लानर नहीं हो सकते। हाँ, डेट मैनेजर जरूर है, मैं इनको डेट मैनेजर कहता हूँ। ये डेट को जो डेट लिया जाता है ना, फॉरेन डेट होता है, उसको मैनेज करने के लिए उनको बिठाया जाता है। बिल्कुल ये है चक्कर। बजट बनाने वाले का जो होता है ना, वो होना चाहिए इकोनॉमिस्ट होना चाहिए जी। आप अगर किसी अकाउंटेंट को या किसी बैंकर को कहेंगे बजट बनाएगा, तो वो वैसे ही नैरो माइंड होता है। बिल्कुल, वो अपने पैसे को गिनता है। वो बैंकर जो होता है ना, वो कभी भी है ना, उसका वो विजन होता ही नहीं सकता। तो बात दरअसल ये है कि जैसे मैंने बताया ना कि भाई बहुत से ऐसे लोग जो हैं जिनको बजट बनाने का राइट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन में किस किस्म की डिमांड है, डिमांड क्या है, उनको फैसिलिटी चाहिए, किस तरीके से हमें टर्न अराउंड करना है, किस तरीके से हमें निगोशिएट करना है। आईएमएफ की बातें कर रहे हैं कि आईएमएफ ने हमें ये बोल दिया, आईएमएफ ने हमें ये बोल दिया। आईएमएफ ने अभी ये बोल दिया है कि भाई आपकी जो इंपोर्ट के जो है ना ड्यूटीज़ है ना, वो कम करो। अरे भाई यहाँ वैसे ही हमारे पास जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतना फर्क है, हमारा एक्सपोर्ट लो हो रहा है, आप इंपोर्ट की बातें कर रहे हो और इतनी गाड़ियां मंगा दी कि भाई हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट के नंबर्स कंटिन्यूस बढ़ते आ रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे होगा क्या? हम मजीद कर्जों में जाएंगे, हम मजीद डेट में जाएंगे, हम और फिर जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिस हिसाब से आपकी जो है डॉलर और रुपये की पैरिटी बढ़ेगी, इस तरीके से आपका डेट भी बढ़ेगा। जैसे डेट बढ़ेगा, डेट सर्विसिंग में आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी थ्रेट है। इसका एंड क्या है? इनको चाहिए कि भाई उस चीज पे सोचें, एडॉक बेसिस पे सोचते हैं। कहते हैं कि यार इस साल क्या होगा या अगले साल क्या होगा, मेरी मैं जब तक हूँ मैं ये कर दूं। अरे भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। आज आदमी एक इंडस्ट्री लगाता है तो इंडस्ट्री को एक साल में नहीं लग जाती। यहाँ तो बजट हर साल आता है, नई पॉलिसीज आ जाती है, हर साल आता है, नए टैक्स आ जाते हैं। अभी भाई एक बंदा एक इंडस्ट्री लगा रहा है, उसको 3 साल तो उसको कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं। फिर इसके बाद वो अपने जो टेस्ट थ्रेशोल्ड पर आएगा, उसको प्रोडक्शन करने जाता है, उसको ट्रायल प्रोडक्शन का लग जाता है 1 साल लग जाता है, 4 साल। और भाई विद इन एवरी ईयर यू चेंज न्यू पॉलिसी, आप नए टैक्स लेके आते हैं। तो हम इंडस्ट्री लगाने वाला कैसे इंडस्ट्री लगाए, कैसे प्लानिंग करे, अपनी जो वो होती है जो भी मार्केट प्लानिंग, वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए तो वो तो फंस गया। परवेज साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये कहा तो जाता है कि अवाम दोस्त है, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। अब साथ ही साथ 28वीं तरमीम की भी बात हो रही है कि 28वीं तरमीम आएगी तो क्या कुछ बेहतरी आ सकती है 28वीं तरमीम के साथ? अगर बजट पे कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है तो क्या ये आप कुछ देख रहे हैं इसमें बेहतरी? वफाक मजबूत हो जाएगा, फेडरेशन स्ट्रांग हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, फिर क्या बेहतरी आएगी? देखिए 28वीं तरमीम की जो भी बातें हो रही है ना, हम इधर से कुछ सुन रहे हैं, उधर से कुछ सुन रहे हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। कोई बंदा अभी स्पेकुलेशन ही है, नहीं जानता है कि भाई एंड ऑफ द डे वो है क्या और क्या होगा। एंड यू आर वेरी राइट कि वो स्पेकुलेशन ही है। अच्छा, बात दरअसल ये है कि अगर 28 तरमीम आ भी जाती है तो देखें, वो कहते हैं ना कि पॉट तो वही है ना, ठीक है ना, पॉट तो वही है ना। पैसा पहले यहाँ पार्टीशन होता था, अब वो पार्टीशन जो है ना वो थोड़ी सी फर्क हो जाएगी, तो वही है। बात दरअसल ये कि इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी को क्या फायदा होगा? वो कहते हैं ना कि वो हम उर्दू में कहते हैं कूजा तो वही है ना, आप वो पैसे तो उसी में जा रहे हैं, आप तोड़ेंगे तो वही फैल जाएंगे। मगर बात दरअसल ये है कि गवर्नमेंट ने उसके अंदर क्या करा है, वो पैसा क्या है कि पहले या सिंध गवर्नमेंट से यहाँ आता था या प्रोविंस में जाता था, अब वो वहां से जाएगा।
पहले जो है ना प्रोविंस में बंदरबाट होती थी, अब वहां से बंदरबाट होगी। तो मैं चाहता हूं कि वो बंदरबाट जो है ना, ये जो होता है डेवलपमेंट प्लान के लिए जो पैसा आता है वो आता है कि भाई आपकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसको मॉनिटर करने के अब करेगा कौन। पहले जो है ना प्रोविंस करते थे, अब फेडरल गवर्नमेंट कर, अब फेडरल गवर्नमेंट वहाँ इस्लामाबाद से बैठ के ना वो हमें जो है ना यहाँ रोडें बनवा के देगा। बिल्कुल ठीक है ना, ये उसका काम ही नहीं है। जो होना चाहिए कि भाई वो डाउन द लाइन जो है ना, जो सिटी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या किसी और के पास होना है, जो वो समझते हैं। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट रोडें भी बनाएगा तो फिर ये काम दूसरे काम कौन करेगा, ये बजट कौन बनाएगा, फाइनेंस को कौन हैंडल करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगर वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट रख भी लेता है और वो रोडें भी बना देता है, एंड ऑफ द डे आपको, मुझे और आम आदमी को उसको क्या फर्क पड़ेगा। इसके अंदर जो है आप 28वीं तरमीम के अंदर आप बता दें कि आज तक आपने ये सुना है कि 28वीं तरमीम से आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा, आम पाकिस्तानी को क्या फर्क पड़ेगा, से भी कोई फायदा नहीं, उसकी लाइफ को कोई डिफरेंस हो जाएगा कि भाई वो क्या, वो जो रोड बनेगी बिल्कुल स्मूथ, जो कारपेटेड रोड बनेगी उस पर उसको लेटने का इंतजाम होगा कि नहीं होगा। ये वाली चीज होनी चाहिए, या उसको कैंप लगाने का इख्तियार होगा कि नहीं होगा। एक बात मैं जानना चाहूंगा, वो ये कि ये जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं ये लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे जितनी भी आप एफर्ट कर लें, कोई भी हुकूमत तो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। FPR के अंदर इसको कैसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, टैक्स बेस को कैसे ब्रॉड करेंगे, टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। इस वक्त सबसे बड़ी तो हमें थ्रेट यही है, पोटेंशियल थ्रेट है कि हमारी टैक्स रिकवरीज ना होने के बराबर हैं। टैक्स टू GDP रेशो रीजन में सबसे कम है। इसके लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि ये जो डेट मैनेजर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, जो सिर्फ डेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर उतारे गए हैं, ये कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि इनकी कंसिडरेशन में कुछ नज़र नहीं आ रहा। हो ये रहा है कि इदारे को नई गाड़ियाँ सैकड़ों के हिसाब से आपने निकाल के दे दी, लेकिन उसके बावजूद कोई इनसे पूछे कि इनके जो नंबर्स हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है। अब ये जो कमोडिटीज़ हैं, फास्ट मूविंग आइटम्स हैं, पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स हैं, इस पे से पैसे निकाल के आप जमा कर रहे हैं। मतलब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं इनको इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। जब ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी, कितनी देर लास्ट करेगी आप बताएं। सर्विसेज सेक्टर से आप सारे पैसे निकाल रहे हैं, आपकी GDP के अंदर जो इस वक्त मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है अब वो सर्विस सेक्टर की है। एग्री बेस्ड इकोनॉमी से सर्विस सेक्टर के ऊपर आप चले गए हैं। कौन सा कमाल आपने किया, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, हमारी जो कंट्री में ज़रूरत पता है क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरत। Exactly. जब तक आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं करेंगे और आप वो 5 इयर्स या 10 इयर्स की पॉलिसी नहीं लाएंगे, जैसे बहुत पहले एक ज़माने में हमारे पास पॉलिसीज़ बनती थी, महबूबुल हक जो था जिसने कोरिया को बनाया, ठीक है ना, कोरिया उस वक्त हमसे पीछे था और हमारी पॉलिसी को अडॉप्ट करके और हमारे बंदों को उसने बुला के ना अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, अपनी प्लानिंग बना के वो आगे निकल गया। और हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी नीयत में फतूर है ना। बात दरअसल ये कि हम जो बंदा काम करना चाहता है ना तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी टांग को ऐसे जोर से खींचे ना कि वो बेचारा जो है ना बच भी ना सके और सीधा जो है ना कब्र में उसको लिटा दें। बात दरअसल ये है कि देखें, हमारे पास जो है ना अपॉर्चुनिटी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो है ना प्रोविंस बहुत मजबूत है। हमारे पास हर किस्म के 4 जो कहते हैं ना कि वो सीजन है, ठीक है ना, हमारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। हमारे पास वर्कफोर्स मौजूद है, हमारे पास काम करने वाले भी मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। अब आप उनकी टांगें खींचेंगे, हर साल आप पॉलिसी चेंज करेंगे, वो कहाँ से इंडस्ट्री लगाएगा? जब तक आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, जब तक आप लोगों की जेबों में पैसे नहीं डालेंगे, आप उनकी जेब में पैसा आने से पहले ही आप डाका मार लेते हैं, टैक्स रेट बढ़ा देते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? इंडस्ट्री उस वक्त बढ़ सकती है कि जब आपकी पॉलिसीज अच्छी होंगी, आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। सबसे महंगी बिजली हमारे पाकिस्तान में है, सबसे ज्यादा टैक्स रेट हमारे पाकिस्तान में है। तो कोई पागल ही होगा कि यहाँ आके इंडस्ट्री लगाएगा। वो क्या करेगा कि वो खड्डे में पैसे डालेगा, डिफेंस में प्लॉट लेगा और 6 साल के बाद बेच के डबल पैसे करके वो बोलेगा चलो यार मैंने तो अपना काम वैसे ही कर लिया, ना मुझे अकाउंटेंट रखना है, ना मुझे कोई किसी को एम्प्लॉयमेंट देनी है। एक खड्डे में पैसे डाल दिया, 6-5 साल के बाद वो पैसे डबल हो गए। उसने बोला इससे ज्यादा अच्छा बिजनेस तो कोई दुनिया में नहीं है। अब बात दरअसल ये है कि देखें, पाकिस्तान में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब लोगों के पास काम नहीं है ना, तो एक ही काम है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो। सही है ना।
अच्छा, दूसरी बात ये कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो जाहिर बात है कि डिमांड भी बढ़ती है, आपको जगह भी चाहिए, रहने की भी जगह चाहिए, आपको जमीन चाहिए। अब जमीन की जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, तो 5 साल के बाद वो जमीन डबल हो जाती है। देखिए, ये परवेज भाई ने जो बात की है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ वो कर सकता है जिसको इकोनॉमी के बारे में पता हो कि आने वाले वक्त में, देखिए आपको इस वक्त सबसे बड़ा जो पोटेंशियल थ्रेट है वो ये कि जो रिसोर्सेज हैं आपके डिप्लीट हो रहे हैं, पानी आपका खत्म, आपके पास जो बेसिक कमोडिटीज जो यहाँ पर ग्रो करते थे हम वो खत्म है, और बहुत सारी चीजों की शॉर्टेजेस होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली, डिमांड तो जब आप बता रहे हैं पॉपुलेशन बेस आपकी बढ़ती चली जाएगी, अगर आप 250 मिलियन को क्रॉस करके बाय द एंड ऑफ 2050 अगर आप 500 मिलियन पर खड़े होंगे तो आपने क्या अपनी बॉर्डर को एक्सपेंड करना है? ये नहीं हो सकता। तो आपको यही रिसोर्सेज पैदा करने पड़ेंगे, यही अकोमोडेट करना पड़ेगा, खाना पीना होगा, आप कहाँ से ये नीड पूरी करेंगे? मैं अभी जो पर कैपिटा जो नंबर था वो देख रहा था, मैं हैरान रह गया, मेरे दिमाग में था $30,000 के अराउंड कि साउथ कोरिया की जो पर कैपिटा इनकम है, हमारी इनकम बनती है $1,600 के आसपास है, 1600 कुछ बनती है, और वहां पर है $37,520 उसको इकोनॉमिक प्लान देने वाला कौन है, ये भी आप याद रखिएगा। अभी आपने बात की। अब आप सोचें कि भाई अगर दुनिया अच्छा वो सीरियस लोग हैं ना, उन्होंने क्या है कि वो सीरियसली उन्होंने देखा, लोगों को देखा। अच्छा, ये कोई बात नहीं है कि देखें अगर आपका कंट्री अगर तरक्की करता है ना, तो इससे ये नहीं है कि जो लोग जो हैं यहाँ जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनको कोई फर्क पड़ेगा, उनको और मजीद फायदा होगा। ये तो सोचो कि अगर पाकिस्तान तरक्की करता है तो वो उनकी भी वाह हो जाएगी। अच्छा, वो भी तरक्की करेंगे, उनका भी नाम आएगा। जैसे आज हम एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट का नाम ले रहे हैं, आगे जाके हम उनका भी नाम लेंगे। मगर बात से लेके यहाँ तो क्या है कि उन्होंने जो है ना वो 2020 मैच खेला, एक दिन में जो है ना वो सारा समेटा, और वो कहते हैं कि भाई हमारा काम ही यही है कि हम जो है ना फास्ट प्ले करें, ठीक है ना, छक्का पड़ गया तो ठीक है, वरना क्या है कि बॉल विकेटों में, और उसको फिर भी जो है ना चांस मिलेगा अगले मैच खेलने का। ठीक है ना, ये वही हो रहा है। ठीक है ना, कि अगर कैच हो गया, उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, फिर भी अगला चांस मिलता है, फिर भी अगला चांस मिलता है। तो ये हमारा जो कंट्री है ना वो उसी तरह से चल रहा है कि जैसे 2020 क्रिकेट चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन सर अब बेहतरी किस तरह आ सकती है? हम तो दिल बर्दाश्त देखिए हो चुके हैं कि बजट से हमें तो कोई पॉजिटिव उम्मीद अब नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कुछ बेहतरी आवाम को आए? जिस तरह कहा तो जाता है कि ये भाई आवाम दोस्त है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन क्या टैक्टिक्स हैं जो हम आवाम दोस्त बना सकते हैं? थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक लेवल पर अगर करना चाहे तो आपके बिल्कुल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, दुनिया किस तरह सर क्यों समझ नहीं आती हमारी मैनेज करने वालों को? हम भी अगर देखते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को देखते हैं कि यार वो बंदे ने किस तरह से करा, वो कैसे ड्रेसअप कर रहा है, वो कैसे आगे तरक्की कर रहा है, उसने कौन सी एजुकेशन की है। हम लोग दोस्तों से बात कर रहे हैं कि यार आजकल तुम क्या कर रहे हो, कौन सी स्कूल में जा रहे हो, तुम्हारे बच्चों को कैसे भेज रहे हो, कौन सी स्कूल में भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ ट्यूशन पे भेज रहे हो, ताकि वो बच्चा जो है ना उस लेवल पे आ जाए। हम आपस में एक दूसरे से दोस्तों से बातें कर रहे हैं ना। इसी तरह से हमारे भी जो दोस्त ममालिक हैं वो देखेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ मलेशिया की, मैं एग्जाम्पल देता हूँ इंडोनेशिया की, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कोरिया की, मैं एग्जाम्पल देता हूँ सिंगापुर, चाइना सबसे बड़ी हमारे सामने। चाइना में तो जो है ना बात इसलिए कि वहाँ तो जो है ना जो करप्शन करता है ना तो उसको तो सीधा गोली मार देते, 0 टॉलरेंस, जो आज तक 70 सालों में नहीं किया। ठीक है ना, तो हम चाइना को तो भूल ही जाए, मगर हम उस कंट्री में जाते हैं जहाँ जो है ना करप्शन पे डायरेक्ट गोली नहीं मारी जाती, गोली नहीं मारी जाती, फिर भी वो तरक्की। तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे सीखें ना, यू डोंट नीड टू रीइन्वेंट द होल व्हील। आप किसी वक्त जाके ना तो वहाँ उनसे सीखें, वहाँ आप घूम फिर के नहीं आ जाए कि वही बोट राइड करके आ गए या ये करके आ गए। आप जाके उसको सीरियसली सीखें और उन लोगों को भेजें कि जो वहाँ से कुछ आए सीख के। अच्छा, बात इसलिए कि यहाँ पाकिस्तान में अगर आपको कामयाब होना है ना तो एक बात आपको जरूर याद रखनी है कि आप दूसरों की ना सुने, आप अपने अवाम की सुने। आप दूसरों को ना देखें, अपने अवाम को देखें कि अवाम को क्या प्रॉब्लम्स हैं।
जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को जब नहीं देखेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और आप दूसरों की सुन के उसके ऊपर बोझ डालते जाएंगे और आपके खर्चे तो कम नहीं करेंगे। आपकी जो शहाना जो खर्चा है वो आपका कम नहीं होना है, और फिर आप उसको ब्लेम करते हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये चोर है, टैक्स नहीं देते। अगर अभी दुबई ने एक लिस्ट निकाली कि भाई उसके अंदर इतने सारे लोग हैं जिन्होंने जो है ना वहाँ प्रॉपर्टी रखी हुई है, और फिर कहते हैं कि भाई वो बिजनेसमैन चोर हैं। आपको पता है कि चौथे नंबर पे बिजनेसमैन का आया, तीन जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे वो कौन थे, वो लिस्ट में आप देख लें। तो भाई आप अगर उसमें देखें कि भाई वहाँ प्रॉपर्टी में चौथे नंबर पे बिजनेसमैन को आ रहा है, तो पहले 3 नंबर पे कौन थे, तो वो तो एक सवालिया निशान है ना। तो बात असल ये है कि हमें लोगों को देखना है, हमारी आवाम को देखना है, हमारे लोगों के प्रॉब्लम्स को देखना है कि कहाँ ऐसे प्रॉब्लम्स है, कहाँ ऐसे की एरियाज हैं जहां हमको कर। अच्छा, आप हर चीज को तो वन गो में नहीं कर सकते, ठीक है, मगर मैं चाह रहा हूं कि यार अगर ये सोच लें कि यार ये वाला सेक्टर पहले ले लें, ये वाला सेक्टर पहले ले लें। एजुकेशन सिस्टम हमारा बर्बाद हो गया है, ठीक है ना। हमारी जो इंडस्ट्री, एजुकेशन तो कंसिडरेशन पर ही नहीं होती ना, ये एजुकेशन दोनों जीरो। जो भी जाते हैं ना भेड़ चाल में जाते हैं, एक चीज पे हम इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि आखिर में जाके ना उसकी जरूरत नहीं होती। या तो हम कहते हैं यार हम हेल्थ सेक्टर में बहुत कर रहे हैं, और भाई आप ये सोचो कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, पहले तो आप उस जड़ को करो ना। आप बोल रहे मैं हॉस्पिटल बना दूं, भाई बीमार लोग क्यों हो रहे हैं, पहले तो उसकी बात करो। अच्छा, मैं ये बहुत पहले से इसको वो करता आ रहा हूँ, परवेज भाई ने अच्छा किया इसको हाईलाइट किया। देखें, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप जहाँ यहाँ पर हेल्थ पे जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो वो कहते हैं जी हॉस्पिटल में नई मशीन एमआरआई के लिए आए हैं, नए स्कैनर ले आए, ये ले आए। और फॉर गॉड सेक, आप कोई दुनिया में आप ट्रैवल किया है, आपने देखा है हॉस्पिटल्स में वहाँ पर ऐसा रश होता है जो हमारे यहाँ होता है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके पास ना रूट कॉज एनवायरनमेंट नहीं है ना, आपने कभी उसको डायग्नोस करने की कोशिश की है कि ये जो नंबर ऑफ डिजीजेस हैं, इन्फेक्शंस हैं, वायरल्स हैं, ये क्यों इतने तेजी से इसमें सर्ज आई है, इसको कैसे कर्टेल करें, एक हेल्थी एनवायरनमेंट दें, लोगों की हाइजीन के ऊपर इन्वेस्ट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। वो कंसिडरेशन में नहीं है। आप पूछें हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, नया हॉस्पिटल बना दिया जी, ये है हमारी अचीवमेंट। इमरजेंसी बना दिया है, पता नहीं है कि एक्सीडेंट्स हो क्यों रहे। जी मैं यही तो कह रहा हूँ, रूट कॉज तो पहले उसको हमें नहीं पता होती। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल हम एक दो एरियाज को ले लेना और उस पर सीरियसली काम करें ना, ऑनेस्टी से। बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है इसके अंदर। जब तक आप ऑनेस्टी या दिल लगा के, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप सिर्फ वो कह रहे हैं कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, ये करेंगे तो आपका वो बोझ कम हो जाएगा। रोडें सही कर देंगे तो टायर और ऑटो मेंटेनेंस है वो कम हो जाएगी, तो आपका इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो है ना धुआं और जो गर्द गुबार है ये कम कर देंगे तो लोग हेल्दी लाइफ होंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप पानी लोगों को अच्छा दे देंगे और वो देंगे तो लोग पानी, साफ पानी पियेंगे तो लोगों को डिजीज नहीं आएगी। आपको मैं एक बहुत ऐसी बात बताता हूँ कि दुनिया में पोलियो खत्म हो गया है, हमारे यहाँ पोलियो वापस आ रहा है। अब आप सोचें कि यार ये ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि भाई हम एक ऐसी बीमारी को हम खत्म नहीं कर पा रहे, जब हम उसको प्लान बनाते हैं कि यार ये खत्म हो गई, फिर कहीं से वापस आ जाती है। तो ये इसी वजह से है कि ये जो हमारा हेल्थ सिस्टम है या लोगों को हमने जो फैसिलिटी देना चाह रहे हैं या हम लोगों की हेल्थ पे हमने कभी फोकस ही नहीं किया। और अगर हम सिर्फ इस एरिया पे फोकस कर लेना लोगों की हेल्थ पे ना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हमारे जो उसके ऊपर जो है ना बोझ भी कम आएगा हमारी इकोनॉमी पे। क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे सबसे बड़ा बोझ यही है कि जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा उसमें चली जाए। दूसरी क्या है कि लोगों की प्रोडक्टिविटी, लोगों का माइंडसेट, लोगों का जहन। अभी मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि भाई अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप जाते हैं और यूनिवर्सिटी रोड या कराची की रोडों पे जाते हैं ना, और एक बच्चा जाता है यूनिवर्सिटी में अपना क्लास लेने के लिए ना, तो वो जो है ना L4 और L5 का मरीज सारे बन चुके हैं, उसकी तो सारे अंचर पंचर डीले हो जाते हैं। अब आप बताएं कि मेरे पास एक बंदा आता है कोरंगी में काम करने, ही इज कमिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ कराची। तो वो जब आता है ना मेरे पास तो 1.5 घंटे की ट्रैवल करके आता है। जब वो आता है तो वो समझ लो कि वो उसके सेंसेस तो वो सही होते नहीं है। वो क्या मुझे प्रोडक्टिविटी देगा? वो एक आधा घंटा पौना घंटा तो वो
अपने आप को रिकवर करता है, रिफ्रेश करता है, फिर इसके बाद वो रिफ्रेश करता है एंड देन जब वो 5 बजे नमाज पढ़ के होता है तो वो यही सोचता है कि यार 1.5 घंटा फिर मुझे जाना है, और फिर वो अपने घर पे पहुंचता है, उसके बच्चे सो चुके होते हैं, तो वो क्या उसकी लाइफ है। आपने जो है ना लोगों की जिंदगी जो है ना वो डिस्टर्ब कर दी, खत्म कर दी। अच्छा, इस पे डिस्कशन जारी रहेगी, ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और परवेज साहब यहीं हमारे साथ होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इकोनॉमी के हवाले से। देखिए वो सारी चीज़ें हैं जो समझना सबके लिए ज़रूरी है। अब ये क्या आपने कभी देखा है कि इसके ऊपर बात हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है? यहाँ पे ये सारे डेट मैनेजर्स हैं, जैसे हमने कहा कि बैंकर्स हैं, नोट कैसे गिनने हैं, कितने आने हैं और कितने अदा करने हैं, ये कुल इनकी इकोनॉमी है। वेरी सॉरी, बात बड़ी तल्ख है, लेकिन अब ये बात कहनी पड़ेगी। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और भी खबरें शेयर करेंगे, इसके अलावा डिस्कशन भी होती रहेगी। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।